Good morning, class. In your financial management subject, in the previous class, I had completed the topic time value of money. I have explained each and everything related to theory concepts as well as how to solve the numerical questions. You all know everything. Present value, future value, ये सब आप लोगों ने समझ लिया था. प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंगल फ्लो के कॉन्सेप्ट पे भी मैंने आप लोगों को समझा दिया और एन्युटी के बेस पे भी आप लोगों को समझा दिया. तो आई होप कि आप लोग जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे थ्रू फॉर्मूला, थ्रू टेबल, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ द कैपिटल बजटिंग. अगर हम बात करें बजट, तो आप लोगों को ये पता है कि बजट क्या होता है. बजट सिंपली कहलाता है फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ एनीथिंग. कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करने जा रहे हो तो उसके लिए जब आप प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूएशंस करते हो कि आपके पास कितना पैसा है, कितना खर्च हो सकता है, कहाँ कहाँ कितने एक्सपेंडिचर पॉसिबल हैं, तो ये जो एस्टिमेशंस आप कर रहे हो फ्यूचर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यही आपका बजट कहलाता है. इसी बजट के कंसिडरेशन में फाइनेंशियल टर्म में एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए है दैट इज कैपिटल बजटिंग. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑपरेट किए जाते हैं. तो उस प्रोजेक्ट के प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग. कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है एक बिजनेस को, उसको प्री डिफाइंड वो एस्टिमेट कर सके, जिसके बिहाफ पे हम ये निकाल सकें कि हमें अपने शेयर होल्डर से या अदर मार्केट सोर्सेज से कितना पैसा अरेंज करने की ज़रूरत है, जिसके बिहाफ पे आप अपने प्रोजेक्ट को ईजिली ऑपरेट कर सकें. ज़्यादा पैसा अगर मार्केट से ले लिया तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना पड़ेगा. पैसा शॉर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट पे कहीं ना कहीं हार्डल जनरेट होगा, आपको बोरोइंग्स करनी पड़ेगी और वहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपके एनालाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका कैपिटल बजटिंग तैयार किया गया है. चलिए, तो अपना नोट्स जो मैंने आप लोगों को सेंड कर रखा है स्टडी मटेरियल, उसको ओपन करके साथ में रखिएगा. जो भी चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ उनको समझने के लिए. तो चलिए, पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैपिटल बजटिंग. Capital budgeting, simply called as the process through which different projects are evaluated, is known as capital budgeting. कैपिटल बजटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. इवैल्यूएट करने का मतलब आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी हो सकती है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो सकती है, इसका एस्टिमेशन, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग. It is defined as the firm's formal process for the acquisition and investment of capital. कैपिटल बजटिंग आपका सिंपली डिफाइन किया जाता है कि एक फर्म का ये फॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं. एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैसे एक्वायर की जाए, कब एक्वायर की जाए, कितनी एक्वायर किया जाए, कहाँ कहाँ से एक्वायर किया जाए, ये सारी चीज़ें आपके एक्विजिशन में आता है. एक्वायर करने का मतलब कैपिटल कहाँ से बिजनेस में लाया जाए. एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जो कैपिटल आपने मार्केट से एक्वायर किया है उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए. तो ये आपका कैपिटल बजटिंग एक फर्म का फॉर्मल प्रोसेस के बिहाफ पे एग्जिस्ट करता है कि कैपिटल कैसे मार्केट से अरेंज की जाए, कितनी अरेंज की जाए, कब अरेंज की जाए, किस समय अरेंज किया जाए, जिससे कि बिजनेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ईजिली ऑपरेट किया जा सके और प्रॉपरली हम फंड को उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें. नेक्स्ट, it involves firm decisions to invest its current funds for addition, modification and replacement of fixed assets. जो भी फर्म कैपिटल अरेंज करती है उसे कन्वर्जन प्राइमरी किस में होता है? फिक्स्ड एसेट में. तो ये आपका कैपिटल बजटिंग फर्म के डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है कि फर्म कैसे अपने करंट फंड को ऐड करे, यानी और फर्दर कैपिटल मार्केट से ऐड करे, मॉडिफाई करे या रिप्लेस करने में अपने फिक्स्ड एसेट्स में. कैपिटल मार्केट से लेना है, मार्केट से कैपिटल आ गई तो अब उसे अपने फिक्स्ड एसेट में कैसे एडिशन में यूज़ करें, एसेट्स के मॉडिफिकेशन में कैसे यूज़ करें, या एसेट्स को रिप्लेस करके कोई नई एसेट को लाने में कैसे यूज़ किया जाए.
इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल। ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके बिहाफ पे आपने प्रपोज कैपिटल को तैयार करते हो कि कितना प्रपोज कैपिटल आपको मार्केट से चाहिए, वो कैपिटल आप मार्केट से अरेंज कर सकते। आई थिंक कैपिटल बस्टिंग क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो कैपिटल बस्टिंग क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन कि कितना पैसा मार्केट से लेना है, कब लेना है, किस सोर्स से लेना है, ये सब एनालाइज कर सकते हैं। एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में ये हमें हेल्प करता है कि एक्वायर करने में भी हमारे पास एक एस्टिमेशन फैक्टर अवेलेबल होता है और उसके बाद हमें ये भी बताता है कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्वायर करने के पहले ही हमने ये फाइंड आउट कर लिया होता है कि एट लास्ट हमें उस पैसे की ज़रूरत कितनी है। आई थिंक कैपिटल बस्टिंग क्या है ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के आपके डिफरेंट मेथड्स आपके बनाए गए हैं। इसको मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड मॉडर्न मेथड विच इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप लोगों को ये पता है व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप सब जानते हो, तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो मेथड्स की अगर बात करें तो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर दो मेथड बनाए गए हैं, पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और मॉडर्न आपके जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो मॉडर्न आपका मेथड बनाया गया है, इसमें आपके दो मेथड बनाए गए हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और IRR मेथड। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने में आप लोगों को पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न आपका इन्वॉल्व होता है उसे हम डिस्काउंटेड रेट पे करते हैं, इसीलिए इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहा गया है। IRR NPV का ही समहाउ मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये दोनों ही आपके कहीं ना कहीं NPV पे ही बेस्ड है। तो प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को भी आपके कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। चलिए तो वन बाय वन सारे मेथड्स यहाँ पे हम समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि है क्या, कैसे इसमें वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। न्यूमेरिकल्स में हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस को इंडिविजुअल वीडियो में आपको सेंड करूंगा कि कैसे ये सॉल्व किए जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम ध्यान देते हैं ट्रेडिशनल मेथड के पहले मेथड पे, दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड किसी भी तरीके के एडिशनल रिटर्न की बात नहीं करता। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कोई बात नहीं की गई है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, मनी की इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे मनी की वैल्यूज में चेंजेस आए, ये आप लोगों को पता है। तो पे बैक पीरियड मेथड सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है जो बेसिकली सिर्फ बात करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी की, कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में कितना साल लगेगा उसकी रिकवरी करने में। यहाँ पे हम पे बैक पीरियड डिटरमाइन करते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो 50 लाख रुपए कितने सालों में हमारे पास वापस आ जाएगा, ये आपका पे बैक पीरियड मेथड कहलाता है। चलिए नोट्स देखते हैं। इट रिफर्स टू द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट विल जनरेट द नेसेसरी कैश टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपका पे बैक पीरियड मेथड क्या है, ये उस पीरियड को डिफाइन करता है जहाँ पे प्रोजेक्ट के बिहाफ पे ये एनालाइज किया जाता है कि आपने जो कैश लगा रखा है उसकी रिकवरी कितने टाइम में हो जाएगी, यानी इनिशियल जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कितने टाइम में आपके पास रिकवर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इट डज नॉट टेक द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पे बैक पीरियड मेथड में कहीं पे भी आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई इफेक्ट नहीं है। द पे बैक पीरियड मेथड helps to determine the payback period can be determined as, फॉर्मूला देखिए पेबैक पीरियड का, पेबैक पीरियड दैट इज कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। उस प्रोजेक्ट की या एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट जो आपको डिफाइन की जाएगी क्वेश्चन में कितनी अवेलेबल है, अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, कितना कैश इनफ्लो हुआ यानी कितना आपके पास कैश आया। एनुअल कैश इनफ्लो किसके बराबर होगा, एनुअल नेट प्रॉफिट, जितना आपका एनुअल नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद और डेप्रिसिएशन पे करने के पहले। यानी जितना भी प्रॉफिट आपको जनरेट हो रहा है एसेट की डेप्रिसिएशन को पे करने के पहले और टैक्सेस को पे करने के बाद, वो आपके लिए एनुअल कैश फ्लो कहलाएगा।
तो इसके बेसिस पे हम पे बैक पीरियड मेथड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक पे बैक पीरियड मेथड क्या है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस मेथड की हेल्प से हम बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स में हमारा लगाया गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ कोई रोल नहीं है। दूसरा, आपके उस प्रोजेक्ट में कितना आपके लिए एक्सेस पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं, इसका भी कहीं कोई रोल नहीं है। कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात सिर्फ इतनी की जा रही है कि अगर कोई एनुअल प्रॉफिट आपका है तो वो प्रॉफिट एनुअल बेस पे आपके पास आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन जो होगा वो एनुअल कैश इनफ्लो होगा। यानी जितना आप इनफ्लो करते जा रहे हो पैसा वापस आता जा रहा है, ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे निकाला जाएगा। इक्विवेलेंट जिस जगह पे वैल्यू हो जाएगी उतने टाइम पे आपके वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लीजिए 50 लाख का प्रोजेक्ट है, हर साल आपके पास एनुअल कैश फ्लो 10 लाख का आ रहा है, तो 50 लाख अपॉन 10 लाख यानी 5 ईयर्स में आपके लिए पे बैक पीरियड के बेस पे आपको पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये आपका पे बैक पीरियड मेथड कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आप सबको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं स्पेशली अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड करूंगा कि कैसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे ये समझाना एक साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग समझ भी नहीं पाते। तो मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों को थ्रू व्हाट्सएप सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का ही मॉडिफाइड फैक्टर इन्वॉल्व किया गया है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। यहाँ पे भी आपके किसी भी तरीके के टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया गया। इन्होंने पे बैक पीरियड से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में मॉडिफाई क्या किया, पे बैक पीरियड सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड अर्निंग की बात करता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ में आपको अर्निंग कितनी हुई, इसका डिटर्मिनेशन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। जैसे अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बनाते हैं तो इसमें हम कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखते। जब आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसको अलग अलग सिस्टमैटिक बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो प्रॉफिट आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पर सुटेबल है नहीं है, इसका डिटर्मिनेशन कहीं नहीं किया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में भी अप्लाई की गई कि सेम एज यहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल लाइफ में ये निकालते हो कि जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक में आपको अर्निंग कितनी जनरेट हुई। चलिए स्लाइड देखते हैं। इट कंसिडर्स द अर्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब प्रोजेक्ट की जब तक लाइफ चल रही है उस पूरी लाइफ में उस प्रोजेक्ट में कितनी अर्निंग जनरेट हुई। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये मेथड आपका ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है। अकाउंटिंग के बिहाफ पे जैसे हम निकालते हैं कि आपने जो ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर ईयर में किया उस ईयर की स्पेसिफिक बुक में आपने रिकॉर्ड किया और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट, लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ये हमने डिटरमाइन कर लिया। तो वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट जो भी आपका चल रहा है, तो वो आपका कितना अर्निंग थ्रू आउट दी वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट आपको जनरेट करा रहा है, आपको सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला, वो सूटेबल है या नहीं, इसका कहीं ना कहीं कोई एनालिसिस नहीं किया जाता। यानी मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपको थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट में 10% का प्रॉफिट हुआ, तो वो 10% प्रॉफिट आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे है या नहीं, इसका कोई एनालिसिस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में नहीं किया गया है। क्योंकि ये दोनों मेथड, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दोनों ही आपके ट्रेडिशनल बेस पे आपके डिपेंडेंट हैं, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई रोल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। The rate of return is expressed as percentage of the earning of the investment in a particular project. Rate of return आपका एक्सप्रेस कैसे होगा? Percentage of the earning of the investment. जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में, किसी एसेट में, उसके अगेंस्ट में आपको कितना परसेंटेज अर्निंग हुई। 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसके अगेंस्ट में जनरेट हो गया मान लीजिए 55 लाख, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो 5 लाख रुपीज़ आप डिटरमाइन करोगे 50 लाख के अगेंस्ट में कि आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपको 10% का प्रॉफिट जनरेट हो गया है। द प्रॉफिट अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन और टैक्स पे करने के बाद का हो।
नॉर्मली हम प्रॉफिट भी सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस सब कुछ पे करने के बाद ही डिटरमाइन करते हैं। तो इनका ये कॉन्सेप्ट समहाउ जो मॉडिफाई हुआ है ये बेटर है कि डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सब कुछ पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा आपके पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ में, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा एज पर ARR मेथड। तो यहाँ पे आपका ARR निकलेगा कैसे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इन दी प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100%। में निकालना है क्योंकि आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। परसेंटेज में नहीं निकालोगे तो इंटू 100 आपको वहाँ से हटा देना है। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे एवरेजिंग करनी है। तो प्रॉफिट आपका हर साल आया होगा, हर साल का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, तो उस प्रॉफिट को आप टोटल करोगे आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन और नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड कर दोगे। तो इससे आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको नेट इन्वेस्टमेंट आपने किसी प्रोजेक्ट पे कितना कर रखा है। तो आई थिंक ये दोनों ही मेथड आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलो अब अगले उस पर आते हैं मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड में जो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहलाता है, इसमें आपके दो मेथड्स हैं। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसे हम NPV मेथड भी कहते हैं। ये दोनों ही मेथड आपके डिपेंडेंट किस पे होंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करेगा, मनी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपका जो NPV निकलेगा वो कहीं ना कहीं आपके डिपेंडेंट होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाफ पे। चलिए देखते हैं पहला मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इट इज़ दी मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का एक मॉडर्न मेथड है। रीज़न, इसने फोकस किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। और आज की डेट पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी प्राइमरी फैक्टर में जो मोटिव होता है वो यही है कि पहले आप ये देखो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना टाइम वैल्यू के बिहाफ पे बेनिफिशियल है। जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपये आज भी मिल रहा है और 100 रुपये एक साल बाद में मिलेगा, तो आज 100 रुपये लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फ्यूचर में? आज। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज की प्रेफरेंस आपको प्रोवाइड करेगी। इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये आपका रिकॉग्नाइज करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट, कि कितना इम्पैक्ट आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पड़ रहा है। It is considered as the best method of evaluating the capital investment proposal। ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट मेथड है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को आइडेंटिफाई करने का, कि जो पैसा आप कैपिटल के फॉर्म में मार्केट से लेना चाहते हो, आज वो पैसा लेना बेनिफिशियल है या इन फ्यूचर? आज मनी की वैल्यू डिफरेंट होगी, फ्यूचर में मनी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो जब आपको मनी की नीड हो तभी उस पैसे को लिया जाए, जिससे कि आप मनी की सही इंपॉर्टेंस के बेस पे पैसा मार्केट से ले सको और उसको यूटिलाइज कर सको। It recognizes the fact that a rupee earned today is worth more than the same rupee earned tomorrow। वही चीज जो मैंने 100 रुपए का एग्जांपल दिया, 1 रुपए रुपी अर्न टुडे, जो आज आप रुपी अर्न कर रहे हो और अगर फ्यूचर में मिलने वाला पैसा भी उतना ही है, तो ऐसे फॉर्मेट पे आपके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके लिए वही पैसा आज लेना बेनिफिशियल है या फ्यूचर में? आज। तो इसलिए यहाँ पे एक आ गया कि ये फैक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि जो रुपी आज आप अर्न कर रहे हो और जो आप फ्यूचर में अर्न करोगे, अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर आपके लिए बेकार है। फ्यूचर में हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज किस बेसिस पे होना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी। द कैश इनफ्लो टू बी रिसीव्ड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम विल बी डिस्काउंटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट। कैश इनफ्लो, जो हमें कैश मिलना है, इनफ्लो जो होना है, तो वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड होगा? डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड रेट पे होगा। ये फ्यूचर में हमें जो रिटर्न मिलेगा उसके अगेंस्ट में आज की हमारी डिस्काउंटेड रेट पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये कैसे निकलेगा? ये आप लोग पहले भी निकाल चुके हो, मैं आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये चीज पढ़ा चुका हूँ। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालोगे कैश इनफ्लो की, वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर की जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी यूज्ड फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया। मान लीजिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 आ रही है
जो आपने निकाला, और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 किया है, तो यहाँ पे आपके लिए जो डिफरेंस है वो ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ और होगा, प्रेजेंट वैल्यू आपकी कुछ और होगी, मे बी दोनों सेम भी हो सकती है, लेकिन डिफ्रेंशिएट होने की पॉसिबिलिटीज है। इफ द डिफरेंस शोज पॉजिटिव वैल्यू, अगर डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम किया है, तो फ्यूचर में जो रिटर्न है वो तो डिस्काउंटिंग रेट के बिहाफ पे डिफाइंड है, तो ऐसे बेस पे आपके लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगा जा रहा है और उसके अगेंस्ट में कहा जा रहा है कि आपको इन फ्यूचर 5 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू कह रही है कि 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 5 लाख का रिटर्न मिलेगा। आपने 2 ही लाख इन्वेस्ट किया तो 50,000 रुपये कम इन्वेस्ट किया, फिर भी आपको पूरा 5 लाख तक का रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा। प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, यानी अगर निगेटिव रिलेशन इन्वॉल्व हो गया, तो वहां पे ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ द डिफरेंस शोज निगेटिव वैल्यू इट विल बी रिजेक्टेड, तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाएगा कि 2.5 लाख रुपए आपसे बता रहा है प्रेजेंट वैल्यू और आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 5 लाख के रिटर्न के लिए, तो ऐसे फेज में आपने 50,000 एक्स्ट्रा जमा कर दिया है, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकाल रहे हो और जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके कंपैरिजन में दोनों वैल्यू इक्वल है, एक्सेप्टेबल। प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़्यादा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कम किया है, पॉजिटिव है, एक्सेप्टेबल। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कम है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा कर दिया है, तो वो प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, पीछे आप लोगों ने टाइम वैल्यू में देखा था कि जितने भी आपके फॉर्मूले प्रेजेंट वैल्यू हो चाहे फ्यूचर वैल्यू हो, सब इक्वल टू ₹1 के बेस में है, तो यहाँ पे भी हम ₹1 के ही यहाँ पे बात करेंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू इन एनी नंबर ऑफ ईयर्स कैन बी फाउंड विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला वही सेम है, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज PN, यहाँ पे PV लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप PN भी कर सकते हो, इक्वल टू 1/1 + R टू द पावर n। R को आप I बना सकते हो, तो 1 + I कर लो या 1 + R कर लो, जो भी आप चाहो, दोनों का मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हो तो वो आपके लिए डिस्काउंट रेट भी कहलाएगा। वेयर PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, R स्टैंड फॉर डिस्काउंट रेट और रेट ऑफ रिटर्न, एंड N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपका तरीका होगा प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने का। यहाँ पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होगा? अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर है, एक्सेप्टेबल। प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू कम आपसे कह रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई थिंक NPV मेथड सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, लास्ट मेथड जो आपका जब बात करेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, दैट इज IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका बेसिकली हेल्प करता है डिटरमाइन करने में उस पर्टिकुलर रेट को कि आप जितना सम इन्वेस्ट कर रहे हो और जो आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न मिल रहा है, दोनों के लिए रेट इक्वल है या नहीं। इक्वल किस फॉर्म में, ये समझिएगा। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 50 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है, जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस समय की टाइम वैल्यू डिफरेंट होगी। जब आपको इन फ्यूचर रिटर्न मिलने की बात हो रही है, तो 50 लाख रुपए की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, वो आपके लिए डिस्काउंट रेट कहलाएगा। कि जितने डिस्काउंट रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जितने डिस्काउंट रेट पे आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर दोनों आपके लिए इक्वल हो जाता है, तो वही पॉइंट आपके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। ये रेट आपको मार्केट से कहीं डिफाइंड नहीं होता, इसको आपको निकालना होता है कंपैरिजन करके कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आपको जो रिटर्न मिल रहा है, ये दोनों ही फैक्टर्स आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाफ पे किस पर्टिकुलर रेंज में इक्विवेलेंट आ रहे हैं, वही रेंज आपके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की होगी। चलिए स्लाइड देखिए। It is that rate at which the sum of discounted cash inflow equals the sum of discounted cash outflow. Sum of discounted cash inflow, जो आपका कैश इनफ्लो है
डिस्काउंटेड रेट पे जो आपको इनफ्लो हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स में, और आपका जो डिस्काउंटेड आउटफ्लो था, जो आपने आउटफ्लो यानी जो इन्वेस्ट किया था, दोनों आपके जिस रेट पे इक्वल होंगे वही आपके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। यानी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किसी डिस्काउंटेड रेट पे हुआ होगा और जो आपका रिटर्न है वो भी किसी डिस्काउंटेड रेट पे होगा। जिस पर्टिकुलर रेट पे दोनों आपके डिस्काउंटेड रेट इक्वल हो जाएंगे वो आपके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। It is called as internal rate because it depends mainly on the outlay and proceeding associated with the project and not on any rate determined outside the investment. इंटरनल रेट इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे है? आपका जो आउटकम जनरेट हो रहा है प्रोजेक्ट से और जो आप वर्किंग कर रहे हो प्रोजेक्ट के साथ, यानी जो प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे रहा है और जो आप काम कर रहे हो, ये उस पर डिपेंडेंट है, ना कि यहाँ पे कोई भी आपका रेट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आउटसाइड मार्केट आपको प्रोवाइड करती है। तो मार्केट से आपको यहाँ पे कोई रेट प्री डिफाइंड नहीं बताया जाता। IRR आप निकालोगे कैसे? जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको जो आउटकम मिल रहा है ये आपका डिफाइन करेगा कि आपका यहाँ पे रेट क्या होगा, इसीलिए इसे इंटरनल रेट कहा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसे हम टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहें कि टाइम जैसे से वेरी कर रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी यहाँ पे रेट का एडजस्टमेंट हो रहा है। आज मिलने वाला 5% का रिटर्न 10 साल बाद भी 5% का रिटर्न देगा अगर, तो क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करता है IRR। सेकंड आपका डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसे हम डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। इसे यील्ड मेथड यानी रिटर्न मेथड भी कहा जाता है, और ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड भी इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो और उसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एरर के चांसेस हैं, इसलिए आपका ये मेथड भी कहीं ना कहीं हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो ना करें। इन चारों में सबसे बेस्ट मेथड जो कैपिटल बस्टिंग का वो है, वो आपके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्लाई होगा। चलिए अब देखते हैं IRR कैसे निकाला जाएगा। IRR निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपके दो फॉर्म के हो सकते हैं। एक आपका जो एनुअल नेट कैश फ्लो है वो इक्वल है, यानी आपके लिए जो एनुअल कैश फ्लो हो रहा है वो आपके लिए इक्वल बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपके पास जो इनफ्लो आ रहा है वो हर साल 2-2 लाख रुपए का आ रहा है, तो इनफ्लो आपके लिए फिक्स हो गया। तो कैश इनफ्लो अगर इक्वल अमाउंट है तो उस फॉर्मेट पे आपका IRR कैसे निकलेगा? यानी यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे, इनिशियल आउटले अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल आउटले अपॉन एनुअल कैश फ्लो के बिहाफ पे आपका निकाल लिया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और फिर उस फैक्टर के बेस पे आप टेबल से देखोगे कि आपके लिए कितना IRR आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका निकलेगा इनिशियल आउटले, इनिशियल लेवल पे जो आपका आउटले है, यानी आउटले का मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया था, और एनुअल कैश फ्लो का मतलब एनुअल बेस पे आपको जो एनुअल इनफ्लो मिल रहा है। अगर इनफ्लो कांस्टेंट है, हर साल हर महीने जो भी अमाउंट मिल रहा है वो फिक्स है, तो ऐसे फेज में आपका पहला मेथड अप्लाई होगा। वहां पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले निकालोगे। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा इनिशियल आउटले दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इसके बेस पे आप PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लोगे। उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखोगे, फैक्टर दे रहा है, एन्युटी नहीं दे रहा है, पहले आप प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखोगे। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 ईयर्स में एस्टिमेटेड लाइफ 6 ईयर्स, सॉरी क्वेश्चन की बात करने लगा मैं, 6 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स जो भी आपका टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में आपके लिए यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा वहाँ पे आप उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को देखोगे और आपका वो IRR हो जाएगा। निकलेगा कैसे? जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, दूसरा मेथड जब आपके लिए कैश इनफ्लो अनइक्वल हो, कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको 1 लाख मिला, किसी में 2 लाख मिला, किसी में 4 लाख मिला, तो आपका जो इनफ्लो हो रहा है वो अनइक्वल हो गया। तो उस फॉर्मेट में आपके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो डिफरेंट होगी। इसके लिए आपको 4 डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, प्रिपेयर कैश फ्लो टेबल। प्रेजेंट वैल्यू टेबल से आपको कैश फ्लो टेबल बनाना होगा। कैसे बनेगी वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा। एज्यूम्ड डिस्काउंटेड रेट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल।
प्रेजेंट वैल्यू टेबल से आपको कैश फ्लो टेबल बनाना है और वहां पे डिस्काउंट रेट यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको एज्यूम करना है। किस लेवल तक एज्यूम करना है? कैलकुलेट द एनपीवी विद द एज्यूम्ड रेट डिस्काउंट। आपको निकालना क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकाल लोगे उसके बाद अब ये आपको देखना है कहां तक एजम्पशन करना है ये देखने के लिए। इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव, अगर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से पॉजिटिव आ रही है यानी ज़्यादा आ रही है, तो आप हायर डिस्काउंट रेट को एज्यूम कर लोगे। जैसे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है और आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मान लीजिए वो आ गई आपकी 60 लाख रुपए, तो पॉजिटिव पे आप हो, तो अब आप उससे ज़्यादा रेट को एनालाइज करोगे यानी उसको आप अप्लाई करोगे। एनपीवी जहां निगेटिव आ जाएगी उस निगेटिव पे आप रुक जाओगे। अब आप पॉजिटिव रेट और निगेटिव रेट इन दोनों के बिहाफ पे आप इन दोनों की रेंज में आप आओगे और उन दोनों के बीच की जो रेंज होगी वही आपकी आईआरआर कहलाएगी। यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट का एजम्पशन होता है वो 5% का होता है, यानी 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इस तरीके से आप एज्यूम करते हो। उसके बाद आप ये देखोगे मान लीजिए 5% पे आपके लिए एनपीवी पॉजिटिव आई, 10% पे निगेटिव हो गई, तो अब 10% पे निगेटिव आई तो 9 पे निकलेगा। अगर 9 पे पॉजिटिव है और 10 पे निगेटिव है तो 9 और 10 के बीच की जो रेंज है वो आपके लिए हो जाएगी आईआरआर की। तो जब एग्जैक्टली नहीं पता तो अप्रॉक्सीमेटली 9 और 10 के बीच का आपको क्या आया 9.5, तो यही आपके लिए आईआरआर का रेट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कैपिटल बस्टिंग का। इसको अभी थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोग समझ लीजिएगा। जो भी नोट्स मैंने आपको दे रखा है उसके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। इसको समझने के बाद अब मैं आपको अगले क्लास से या अगले वीडियो से पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट, एनपीवी और आईआरआर चारों से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो सॉल्व करने का मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा, उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। थैंक यू।